नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर 2022 के लिए 15 डेज में 15 प्रैक्टिस सेट्स मॉडल पेपर आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। स्टार्ट करेंगे आज का प्रैक्टिस 1। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वीडियो के लास्ट में आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्योंकि ये आपको आपके अपने परफॉर्मेंस, आपकी कितनी तैयारी अच्छी हुई है उसको जांचने का भी एक मौका है, साथ ही साथ चीज़ों को रिवाइज करने के लिए भी आपको एक अवसर है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो मिश्रित धातु के सिक्के थे उनको बंद कर दिया गया था और उसकी जगह पर शुद्ध सोना, चांदी, तांबा के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। और यहीं पर आपको ये भी याद रखना है कि महमूद गजनवी के दरबार में अन्य दरबारी भी कवि थे, जिसमें आप या फिर कह सकते हैं कि अन्य उसके साथ जो भारत आने वाले, जिसमें आप देखेंगे अलबरूनी और इसके अलावा फिरदौसी, और फिरदौसी का जो शाहनामा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, ये सभी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? पुहार कावेरी नदी के तट पर स्थित था। चोल शासक में इस बंदरगाह को दुर्ग बनवा करके यहाँ पर इसको सुरक्षित किया गया था। और बस आप इतना जानते रहिए कि पुहार या फिर काकंदी, इसी का एक नाम और भी है काकंदी। ये जो बंदरगाह है चोल शासनकाल में, चोल शासक की शासनकाल में कावेरी नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिजु पालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 5, अगर यहीं पर गौतम बुद्ध जी का पूछा गया होता तो निरंजना नदी पर, निरंजना नदी के तट पर, याद रखिएगा। राख का टीला निम्न किस नवपाषाणिक काल स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाणिक काल पर मिला था? संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? भारत में चुनाव की शुरुआत हुई तो भारत परिषद अधिनियम 1892। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और कांग्रेस के द्वारा ही संवैधानिक सुधारों की मांग की जाती, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने 1892 भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। 12 मार्च 1930 को नमक का दांडी यात्रा शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 को, और इसमें कुल 240 किलोमीटर पैदल यात्रा की गई थी। इनके साथ 78 लोग थे, 78 थे इनके साथ में, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से कब तक चला था? 1934 तक। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। कहाँ पर? लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और यहीं से एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी होता था, सोशियोलॉजिस्ट, अगर आपको याद रहे, सोशियोलॉजिस्ट। और जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी, उसी को इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? बनारस में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी ने एक हड़प नीति, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, और अगर सहायक संधि पूछा जाएगा तो लॉर्ड वेलेस्ली। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको अंतर बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। यांगटीसी कहाँ पर बहती है? चीन में बहती है। इसकी जो लंबाई है, अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, यानी सबसे लंबी नदी नील, उसके बाद अमेजन, उसके बाद यांगटीसी। सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा जल प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से तो अमेजन है, लेकिन लंबी में नील नदी, और अमेजन सेकेंड नंबर पर, यांगटीसी थर्ड नंबर पर। बृहत ज्वार आता है जब सागर का जल ऊपर उठ करके तल की ओर आगे बढ़ने की जो क्रिया होती है उसको ज्वार कहा जाता है, और इसके लिए सूर्य और चंद्रमा के जो संयुक्त उनका जो आकर्षण शक्ति होती है वो जिम्मेदार होता है, किंतु इसमें चंद्रमा का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है। और ज्वार जो है दो प्रकार के होते हैं, बृहद ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। और लघु ज्वार कब लगता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो बृहत ज्वार होता है इसी को युति, बियुति या सिजगी भी कहते हैं, युति, बियुति, या फिर इसी को सिजुगी भी कहते हैं बृहत ज्वार को। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी भी आप ऐड कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, तीनों एक सीध में होते हैं। जब समकोण में होंगे तो लघु ज्वार। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, और वहाँ से जो पवनें होती हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में चलती हैं, जो कि पाकिस्तान को पार करते हुए भारत में प्रवेश करती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके पहले अगर देखेंगे तो इराक, ईरान से होते हुए। और भारत में जो है जो भी वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी राज्यों में रबी की फसल के समय, तो काफ़ी फायदा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अवस्थित है, भारत की स्थिति यहाँ पर बतानी है आपको। 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 8 डिग्री, ये 37 डिग्री। और अगर देशांतर में, माफ़ी चाहूँगा, ये 8 डिग्री, ये 37 डिग्री, ये अक्षांश हो गया, और ये देशांतर होता है। देशांतर में कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात में अगर देखेंगे तो जो गौर माता है 68 डिग्री 7 मिनट, और किबिथु अरुणाचल प्रदेश वाला जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है 97 डिग्री 25 मिनट, और 82.5 डिग्री क्या है? भारत का माध्य समय रेखा है। अगर आपका यही पूछेगा जो इंदिरा पॉइंट है, अगर वहाँ से पूछेगा तो 6 डिग्री से उसको आप देख लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का, टोटल आबादी का कितने प्रतिशत है? 31% है। अगर आपसे 10 की वृद्धि पूछेगा तो 2001 से 2011 में कितनी 10 की वृद्धि हुई है? 17.7%। जनसंख्या घनत्व कितना है पूरे भारत का? और उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? कमेंट करके बताइए आप सभी। लिंगानुपात 912 उत्तर प्रदेश का, 943 देश का। साख पत्र दिया जाता है, साख पत्र को ही क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, और यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है, जो खरीदने वाला होता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 1978 में, और उस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही होती है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1979 तक, लेकिन उसको पहले ही, समय से पहले ही समाप्त करके 1978 में रोलिंग प्लान लागू किया जाता है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। गुन्नार मिर्डल द्वारा ये रोलिंग प्लान या अनवरत योजना, तो इसको याद रखिएगा, जनता पार्टी या जनता सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है?
यम3 को। यम3 बराबर होता है क्या? यम3 बराबर होता है यम1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, बैंकों की सावधि जो बचत जमाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। देखिए यहाँ पर एक आप सभी के लिए विशेष सूचना है, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें करंट अफेयर्स थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि रिलेवेंट ना हो। करंट अफेयर्स में आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, वो करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक हो सकता है आज ही वो पीडीएफ में अपलोड कर दूँ, तो वो करंट अफेयर आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। वो करंट अफेयर्स 6 महीने का है, लगभग 6.5-7 महीने का है, पर्याप्त है मेरे हिसाब से। और बाकी तो कितना भी आप पढ़ के जाएंगे, कुछ क्वेश्चन तो हो सकता है बाहर के आए, और जितना उसके पहले का करंट अफेयर आप देख सके वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं 7 महीने का करंट अफेयर आपको कराने के लिए मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, और ये प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से देख लीजिए। कम से कम 80+ स्कोर मेरे हिसाब से आप करके आएंगे, बाकी आप जितना अच्छा कर पाएँ। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है वित्त मंत्रालय से। भारत में स्थानीय, अब ये देखिए ना पहले से आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। बिल्कुल अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट ही देख करके जा रहे हैं, तैयारी आपकी पहले से अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं 80+ का स्कोर करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी पहले से तैयारी है, थोड़ा करंट अफेयर आप देख लेते हैं और चीज़ों पर पकड़ आपकी अच्छी है, ग्राफ तालिका वाले प्रश्न अगर आप गलत नहीं करते तो आप 80+ स्कोर बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। स्थानीय शासन, सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है। हालांकि इसमें नाम लिखा नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता को ही भारतीय पंचायती राज का जनक कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की सिफारिश सबसे पहले की गई थी। उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। और उसके बाद 1985 में GKV राव समिति, GKV राव 1985 में। और इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे 1986 में पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार लोकतंत्र और विकास के लिए, इस प्रकार से LM सिंघवी समिति का जो सिफारिश थी तो 1986 में, LM सिंघवी 1986 में, और PK थुंगन समिति 1988 में, सबसे बाद में। तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा C, तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान होता है और संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सी वाला। 23, देखिए भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये भारत की देन है। और 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है प्रश्नकाल, और 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो समय होता है उसी को शून्यकाल कहा जाता है। इसमें जो है बिना पूर्व सूचना के मामले जो है उठाए जा सकते हैं। और 1962 से जो है शून्यकाल भारत में चल रहा है, भारत की देन है, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत ऑप्शन में है नहीं। भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है? नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। और जैसे ब्रिटेन में है एकल नागरिकता, वैसे भारत में भी एकल नागरिकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक नियम समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का संघ शक्ति समिति, इनका था संघ शक्ति समिति। कुछ और समितियों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति भी इन्हीं से संबंधित है। और राज्यों के लिए समझौता समिति या संघ शक्ति समिति ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ये हमने बता दिया। प्रारूप समिति, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह से मूल अधिकार उप समिति, कुछ उप समितियाँ भी बनाई गई थी, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेंगे बाद में, लेकिन जितनी समितियाँ हमने आपको बताई इतना आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सिस्टोलिक और डायलोस्टिक कहाँ से कहाँ तक होता है? 180 से लेकर के 120, थोड़ा बहुत 5-10 प्लस माइनस होता है मिलीमीटर, और इसको देखा जाता है पारा पर दाब से।
और रुधिर दाब को एक यंत्र से मापते हैं, उस यंत्र का नाम क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर में रक्त का दाब। क्वेश्चन नंबर 27, जीव विज्ञान नाम दिया गया लैमार्क। ठीक है। अगर डार्विन के बारे में देखेंगे तो डार्विन ने उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक, याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, और जीव विज्ञान को नाम किसने दिया था? लैमार्क। और कैरोलस लीनियस, इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी और इनको वर्गीकी या क्लासिफिकेशन, वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकी का जनक कहा जाता है। याद रहेगा आपको इतने सारे फैक्ट। ठीक है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। इन चारों ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सेलुलोज। बेसिकली होता क्या है सेलुलोज? एक प्रोटीन होता है, और अगर इसका सबसे शुद्ध उदाहरण या सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं सबसे इसका आसान उदाहरण, सरल उदाहरण, तो कपास जो है लगभग शुद्ध होता है सेलुलोज। कपास मतलब रुई, कॉटन। क्वेश्चन नंबर 29, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। जितने भी आपको क्लासेज आगे मिलेंगी प्लीज़ सभी क्लासेज आप पूरा देखिए, प्रैक्टिस सेट देखिए, कितने आपके क्वेश्चन आपने सही किए ये भी आप कमेंट करके बताएं। इससे आपकी तैयारी भी होगी, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, आपका रिवीजन, ये सब जानने का भी मौका मिलेगा। वीडियो के अंदर में आप सभी जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी आपको क्लासेज मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 15 के 15 मिलेंगे आपको 15 दिन के हिसाब से। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है क्वेश्चन नंबर 29 सौर सेल से, सौर ऊर्जा से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी का मात्रक है खगोलीय दूरियों का, और इसका मान कितना होता है एक प्रकाश वर्ष का? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी कितनी होती है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए यहाँ से प्रारंभिक अंक गणित। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप सभी? चलिए हम संख्या मान लेते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक मान लीजिए आप x और दहाई का अंक मान लीजिए y, तो संख्या कितना हो जाएगा? 10y + x। दहाई में क्या करते हैं आप? 10 से गुणा करते हैं ना, तो 10y + x हो गया। और 2 अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर, अगर इसमें आप 18 जोड़ेंगे तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, मतलब इकाई का दहाई, दहाई का इकाई का अंक बन जाता है, तो हो जाएगा 10x + y। और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों सॉल्व कर लेंगे, आपको यहाँ पर x और y का मान मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। 31 का टी मैं पूरा विस्तार से करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा 100%। यहाँ पर देखिए, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। मतलब शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या मान लेते x थी, तो 5% जो है जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। बचे कितने? 95% बचे। ठीक है, 5% मृत हो गए। अब ये बची हुई जनसंख्या है, और बची जनसंख्या में से 8% छोड़ के चले गए कस्बा। कितने बचे? 92% बचे। इसका वापस से आप 92% कर दीजिए, और ये बराबर हो जाएगा 88,274। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व आपको करना है। यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए, 32 का बी, 1,01,000। 10,201 का वर्गमूल कितना होगा? 10,201 का, इस तरह से कर लीजिए आप फटाफट, एक एक में एक। ठीक है, कर लेंगे आप सभी, कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इकाई का अंक 1 है, इसका वर्गमूल मतलब इन सबका वर्ग करने पर इतना मिलना चाहिए। तो ये तो नहीं, ये भी हो सकता है 9,81। अच्छा, चारों ही हो सकते हैं। अच्छा, इससे हम लोग नहीं यहाँ पर अंदाज़ा लगा पाएंगे। थोड़ा सा आप ऐसे देख सकते हैं कि 100 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, फिर 101 का वर्ग करेंगे तो कितना को वर्ग करके, या फिर आप थोड़ा सा ऐसे भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं। 34 देखिए,
3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत में कुछ करना होता नहीं है। क्या करते हैं औसत में? सिंपली जोड़ लेते हैं पदों का योगफल और पदों की संख्या। कैसे? ये 4 पद यहाँ पर हैं, सबको जोड़ लीजिए आपस में। 3/4 धन 5/8 धन 7/12 धन 15/16। फिर लसा ले लेंगे और उसको पूरा जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आपका आंसर मिलेगा आपको। और यहाँ पर राइट आंसर कितना होगा? 139/192। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 10⁶ के बराबर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा 6 जीरो है तो ये तो पहले 2 डेसिमल खत्म करेंगे, बाकी 4 जीरो लग जाएगा। और डी 36 गोदान किसकी रचना है? हिंदी देखिए यहाँ पर गोदान, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का। कुछ और देख लीजिए प्रेमचंद जी के और कौन कौन से उपन्यास है, यहाँ पे कौन कौन सी कृतियाँ इनकी है। निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका जो है अपूर्ण है उपन्यास है। जैनेन्द्र है, इनकी जो है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर। अज्ञेय की कृतियों की बात कर ले अगर तो नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। नागार्जुन की कृतियों की बात कर ले तो रतिनाथ की चाची, नई पौध, बलचनामा, इमरतिया, बाबा बटेश्वर नाथ, हीरक जयंती। बहुत दिनों बाद दिखना 37 अर्थ के लिए मुहावरा है। किस मुहावरे का अर्थ ये होगा? ईद का चाँद होना, कोसों दूर होना मतलब बहुत अलग होना, गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, अब तब होना मतलब मरने के करीब होना। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। 38 में इसमें देखिए डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। व्यवहार नहीं कर सकते हैं, आचरण नहीं कर सकते हैं, लक्षण नहीं कह सकते हैं। बाकी देखेंगे तो इतना पार्ट सबका सेम ही है। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म शब्द बताइए। अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि। 39 का यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 40 पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, यानी 3 है पर्यायवाची, कोई एक पर्यायवाची नहीं होगा पक्षी का। तो यहाँ पर देखिए ये होता है कमल का, बाकी ये तीनों जो है पक्षी के पर्यायवाची होते, तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर देखिए इंग्लिश है और इंग्लिश का यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है। मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना हो, क्योंकि बिना पढ़े हम आंसर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ, ठीक है? आप पैसेज देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन, फॉसिल, नॉट पूछा है, यानी ये सभी फूड के रूप में प्रयोग करते थे, एग्स, बनीज, फ्रूट्स, लेकिन फॉसिल को प्रयोग नहीं करते थे। अभी आप देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जा रही है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ए बी सी एंड डी, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर। यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। ये पूरा वाक्य इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, किसी पार्ट में अगर कोई त्रुटि है तो आपको ये बताना है। यू आर लर्निंग इंग्लिश के स्थान पर होना चाहिए था यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर समय दिया गया है। समय से मतलब आप 1 वर्ष से आप तैयारी मतलब पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं अंग्रेजी, लेकिन कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है ओवरऑल एट ऑल। तो यहाँ पर होना चाहिए था आर की जगह हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए डॉग इज फेथफुल एनिमल, इसके पहले क्या आएगा? ए आएगा। अ डॉग इज फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज यहाँ पर भी ए होना चाहिए था, लेकिन अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। 44 देखिए ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस, मतलब ये आपको इनडायरेक्ट में दिया गया है। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, तो इसका क्या हो जाएगा? आस्क्ड को हम बदलेंगे सैड टू में, और यहाँ पर इफ है कंजंक्शन इसको हटा देंगे और इन्वर्टेड कामा ये वाला आ जाएगा, और माइट को हम मे में बदलेंगे क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पर मे जो है माइट में चेंज होता है, तो मे हो जाएगा। और कुल मिलाकर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई सैड टू शीला मे आई नो योर फादर, आई सैड टू शीला मे आई, क्योंकि इफ़ और वेदर ये आपका जो है जो प्रश्न वाले वाक्य होते हैं
उसमें प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर इसको प्रश्न वाला ही आपको वाक्य में कन्वर्ट करना होगा। तो मे आई नो योर फादर, ये वाला सही है। 44 का ये। 45 देखिए, द वेटर, एक मिनट, डायरेक्शन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव या पैसिव वॉइस। द वेटर फिल्ड द ग्लासेज विद वाटर। तो ये जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया है। अगर इसका आप पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो क्रिया थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, बाई का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द ग्लासेस, ऑब्जेक्ट को आप लिख लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द ग्लासेज वर फिल्ड, ठीक है। यहाँ पर द ग्लासेज वर फिल्ड विद वाटर बाई वेटर, बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। 46 देखिए, 1 मार्च 2022 को कौन सा दिन था? इसको आप कैसे करेंगे? तो आप आज की डेट से आप देख सकते हैं, आज मान लीजिए कौन सा डेट है। सपोज दैट आप जिस दिन एग्जाम देने गए हैं आपको उसी दिन ये प्रश्न पूछ लिया गया, तो आप देख लेंगे 15 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन है। तो फिर 2022 लीप ईयर है क्या? अगर नहीं है तो उसके पहले वाले ईयर में आप जाएंगे। क्योंकि आप हम लोग कहाँ पर हैं? अक्टूबर में हैं, तो अभी हम लोग फरवरी पे गए नहीं हैं, तो आपको एक पीछे आना पड़ेगा 2021 में। 20 में आएंगे तो एक पीछे आपको और आना पड़ेगा 21। 2021 भी आपका लीप ईयर नहीं है। 2020 में आ जाएंगे, फरवरी तक आप गए नहीं तो आपको लीप ईयर से मतलब है नहीं, तो 2 आपको पीछे आना पड़ेगा। तो 15 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन मिला, वहाँ से फिर आपको वापस आना होगा। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो टोटल जो है विषम दिन की संख्या कैलकुलेट करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेंगे तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, बाकी आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है डी हो जाएगा। 47 देखिए, एक यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है और यदि उपर्युक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकंड पद से थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है, फर्स्ट पद सेकंड से और थर्ड जो है फोर्थ के साथ बदलता है, इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाएं नंबर से विभाजित हैं। अगर हम यहाँ पर अंकों के स्थान जैसे बोला गया ऐसे अगर परिवर्तित कर दें तो क्या हो जाएगा ये पूरा सीक्वेंस 7 6 8 4 8 5 8 4 8 5 4 8 3 8 4 8 3 8, ठीक है। फिर इसके बाद 5 2 6 8 8 7 8 3, ठीक है। सिंपली जैसे यहाँ पर 7 8 तो 8 7 3 8 तो 8 3, ठीक है। ये पूरा हमने सीक्वेंस यहाँ पर चेंज कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि कोई ऐसा 8 है क्या जो अपने दाएं या फिर बाएं नंबर से विभाजित हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे जहाँ जहाँ पर 8 है तो ऐसा कोई भी 8 नहीं है जो अपने बाएं या दाएं से 4 से डिवाइड लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो बाएं और दाएं दोनों से विभाजित होना चाहिए, ऐसा कोई भी 8 नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी। 48 देखिए, दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहले आप इस कथन को पूरा आप ध्यान से समझें और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे है जी लेस आर इक्वल टू ई, जी लेस आर इक्वल टू ई। तो यहाँ पर ई जो है डी से बड़ा है और ई जो है डी से बड़ा है और डी जो है सी के बराबर है। और सी यहाँ पर जो है चूंकि हमें जी और ई देखना है, सी यहाँ पर जी से बड़ा है, चूंकि जबकि अगर बराबर होता है जी के बराबर भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला तो सही निकल जाएगा, लेकिन अगर ए ग्रेटर देन एच देखेंगे तो ए ये यहाँ पर रिलेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सी हमें यहाँ पर सी देखना होगा और सी के साथ इसका जो रिलेशन है ए का प्रॉपर नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है कि सी से ए बड़ा है छोटा है, तो फिर यहाँ पर सी का एच से भी पता नहीं चल पाएगा। तो ये वाला यहाँ पर असत्य हो जाएगा। केवल यहाँ पर एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 29 मिनट हो चुके हैं, अभी 50 क्वेश्चन हो नहीं पाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे ताकि क्वेश्चन पूरे हो जाए कम समय में। और आप लोग जो है वीडियो को रोक करके आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व करते रहिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक आपको सॉल्व कराने की। यहाँ पर देखिए कथन है और कथन के बाद आपको कार्यवाही के निर्देश।
NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की। कार्रवाई के निर्देश। विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। अगर यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं कार्रवाई। ठीक है, 49 का ए। 50 से देखिए, यदि किसी कोड भाषा में एक्स्ट्रा नेट को 9#416394 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और टेक्नोलॉजी को इसमें, तो टॉलरेंस को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप टी का देखेंगे तो टी का 4 है, आप दोनों से कंपेयर कर लीजिएगा। ऐसे पहला ई है तो ई के लिए 9, एक्स के लिए हैश, टी के लिए 4, आर के लिए 1, ए के लिए 6, एन के लिए 3, ई के लिए 9, टी के लिए 4। फिर यहाँ से भी आप कंपेयर कर लीजिएगा और जो जो आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट है सभी को आप इसमें से ढूंढ लीजिएगा और उसके करस्पॉन्डिंग वाला जो लेटर या फिर जो सिंबल होगा उसको आप ले लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सबसे आसान क्वेश्चन, मधुशाला किनकी कृति है? हरवंश राय बच्चन जी की कृति है मधुशाला। मैथिली शरण गुप्त का आप याद रखिएगा, भारत भारती इनका। रविंद्रनाथ टैगोर का भी कुछ रचनाएं आप याद रखिएगा, कुछ कृतियां इनकी, जैसे चित्रांगदा, गीतांजलि जिस पर नोबेल पुरस्कार मिला था, चंडालिका, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स इनका पूछा गया एग्जाम में, हंगरी स्टोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर। जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे हैं, नाटक हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, तो जितना आप याद रख पाएँ। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तबला से है। सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खां, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष। ये नाम आप याद रखिएगा। 53, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपड़ के द्वारा। इनके द्वारा तो भूक्षरण बढ़ जाएगा। 53 का भी। 54 देखिए यहाँ पर, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। और जब भी आप देखेंगे बजट आता है तो एक जो सत्र फाइनेंशियल ईयर पिछला होता है उसका आर्थिक समीक्षा और जो आगे वाला होता है उसके लिए बजट। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा की है, तो राज्य राजधानी भी आपको देख लेना है। माले किस देश की राजधानी है? तो हिंद महासागर में एक देश है, प्रवाल द्वीपों का समूह से निर्मित एक देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो समूह के मंदिरों का निर्माण कराया गया था मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और इसी खजुराहो समूह में एक मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है खजुराहो समूह के सभी मंदिरों में। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 59, तो यहाँ पर केवल पहला वाला सत्य है, बाकी इनको आप पढ़िए भी मत। ठीक है, केवल यहाँ पर एक सत्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित, देखिए करंट अफेयर के लिए हमने पहले ही आपको बताया, करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक स्पेशल PDF प्रोवाइड कराऊंगा। आप करंट अफेयर वो आप पूरा देख लीजिएगा, पिछले लगभग 7 महीने का। ठीक है, मैं आपको उसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। केवल आप इतना जान लीजिए कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 63 देखिए इसके बाद, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। तो ये भी थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए आप, बी हो जाएगा 63 का। विश्व भारती की स्थापना लॉर्ड इरविन ने की थी। और नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये गलत हो गया। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। ठीक है, ये दोनों सही है, बाकी पहला वाला गलत है।
क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 65 अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। यह संहिता संबंधित है। जिबूती आचार संहिता क्या है? पश्चिमी हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर क्षेत्र में समुद्री चोरी और सशस्त्र डकैती को रोकने से संबंधित आचार संहिता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी, लाल सागर। 67 देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। अब देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम लोग जो नया वाला क्वेश्चन उसको देख लेंगे। 68 का केवल आंसर आप जानते रहिए, आत्मनिर्भरता 2020 में है। और अब हमें यहाँ पर 2021 या 2022 कहीं देखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 338। और अगर यहीं पर 338 का 1 कर देंगे तो अनुसूचित जनजाति आयोग, और 340 कर देंगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। याद रहेगा आप सभी को। 70 देखिए, सेराविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बाद देखिए यहाँ पर गद्यांश हिंदी का, ये पूरा गद्यांश आप देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। 71 बच्चे का कमीज हिलना व्यक्त करता है सूझबूझ को। ठीक है, कमीज हिलाना, बच्चे का कमीज हिलाना सूझबूझ को। गद्यांश के हिसाब से पढ़ेंगे ना, तो ट्रेन आ रही थी, बच्चा जो है कैसे उसको रोक लेता है, कहीं पटरी पर कोई दिक्कत होती है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? बच्चे की ज़िंदगी का सवाल उसको लगा, बच्चा जो है मतलब ऐसे ट्रेन के सामने क्यों आगे आ रहा है। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति शाबाशी देने का भाव आया। सी। 74 लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? परहित को। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? रेल के आने का समय हो रहा था। बी। 76 देखिए, इसके बाद वापस से गद्यांश है। तो गद्यांश वाला भी जो 10 प्रश्न है ना, ये 10 क्वेश्चन आपको सही करके आना है। कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके मत आइएगा। और गद्यांश के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। गद्यांश आप बाद में पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर गद्यांश पढ़ते जाइए। क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिलता जाएगा। आप हमारी ये ट्रिक यूज करिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप पहले गद्यांश पूरा पढ़ लिए, फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपको भूल गए कि गद्यांश में किस लाइन में उस क्वेश्चन का जो है आंसर छिपा हुआ, पूरा गद्यांश फिर से देखेंगे, पूरा उसमें ढूंढेंगे। तो इससे अच्छा पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, गद्यांश पढ़ते जाइए, प्रश्नों के आंसर देखते जाइए साथ साथ। 76 खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है खेलों को राष्ट्र सम्मान। ये टोटल जो है 15 हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे मॉडल पेपर। ये पहला है, इसके बाद 14 और करेंगे, 14 और करेंगे एग्जाम से पहले। यहाँ पर शीर्षक पूछा है खेलों का गिरता स्तर हो जाएगा। जो वर्ड ना बहुत बार आया हो गद्यांश में, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वर्ड बहुत बार आए तो वही शीर्षक होगा। थोड़ा सा आपको गद्यांश का भावार्थ भी देखना होगा। तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं, बाकी ये सभी कारण हैं। तो यहाँ पर पूछा नहीं है कारण, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किस वजह से? आपसी गुटबंदी होने से। बाकी ये तीनों जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे इनसे। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। गद्यांश के अनुसार खेल जो क्षेत्र है वो राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, बाकी ये सभी हैं। इसके बाद देखिए ग्राफ और तालिका 10-10 प्रश्न हैं, और ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इसको करेंगे सॉल्व, ये कभी गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ है,
1975 से लेकर के बार ग्राफ है, 1975 से लेकर के वर्ष 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है अलग अलग देशों की, 1975 से लेकर के 1987 तक। ये 1975 वाले हैं और ये 1987 वाले हैं, यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर बेस्ड ऑन। पहला क्वेश्चन है 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई? 75 से 87, चलिए 75 से 87 तीसरी दुनिया, ये हो गया तीसरी दुनिया, ये 75 है और ये 87 है। 75 से 87 में कितनी वृद्धि हुई मुद्रास्फीति में? तो ये आपका कितना है लगभग, इन दोनों के बीच में है लगभग यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा 26.6, 25 और 30 के बीच में। थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा आप। और इसके बाद जो है 1987 में कितना है 35 और 40 के बीच में, तो कितना हो जाएगा 36.2, ठीक इसका बीच का। एक मिनट, इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है। अगर ठीक बीच में लेंगे तो 27.5 और यहाँ पे हो जाएगा 37.5, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये आपको जब एग्ज़ाम में मिलेगा ना, बिल्कुल आपको इस प्रकार से दिखेगा कि कितना है वो। और इन दोनों का डिफरेंस लेना था, कितनी वृद्धि और उसका प्रतिशत पूछा है। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9.6 और जो पहले वाला है उसके सापेक्ष निकालना है तो इसको आप नीचे कर लीजिए, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36% लगभग। लेकिन ये जो चीज़ थोड़ा सा है ना, आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना होगा। तो पहला हो जाएगा राइट आंसर 36% यहाँ पे डी वाला। और 82 देखेंगे तो मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी? मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर, परिवर्तन की, अगर आप देखेंगे $82 का जो सी वाला है, आप डिफरेंस करके देख लीजिए, क्योंकि ऐसे देखने से ये बहुत कंफ्यूजिंग, ये ग्राफ इसमें दिया हुआ है बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा। ये कितना डिफरेंस यहाँ पर है 1.4 डिफरेंस हो गया। ये कितना डिफरेंस यहाँ पर है 11.2, मतलब 12 और 2.4 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी ज़्यादा है और ये डिफरेंस भी 21.7 से 23.5, मतलब 2 से थोड़ा सा कम, लेकिन 1.4 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। विश्व में, वर्ल्ड में सबसे कम जो है मुद्रा परिवर्तन, मुद्रास्फीति परिवर्तन यही है ना। दोनों में कितना डिफरेंस है, ये 75 से 87 में कितना डिफरेंस है? तो 82 का यहाँ पर हो जाएगा सी। और 83 देखिए, विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकसित देश, मतलब ये विकसित देश हो गया और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। हमने यहाँ पर देख लिया एक बार ग्राफ अच्छे से। क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11.2 से 4.2, 2.4, और यहाँ पर डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको 8 हो गया यहाँ पर 1.8। तो ये परिवर्तन कम है, ये परिवर्तन ज़्यादा है, तो मतलब इनका जो है नियंत्रण ठीक है। अच्छा माफ़ी चाहूँगा, ये वाला देखना था हमें 10.3 और 12.7। तो ये 0.7, 1.7, 2.7, 3.4, तो यहाँ पे 3.4 आ गया। ये क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए एक बार। विकसित देशों में अगर देखा जाए यहाँ पर 1975 से 1987 में कुल जो मुद्रास्फीति कितनी हो जाएगी 11.8 और प्लस 14.2, दोनों को आप ऐड कर लीजिए 26 हो गया। इसी तरह से आप अमेरिका का दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 23 मिलेगा। और अगर इन दोनों आंकड़ों को देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण, मतलब ये मुद्रास्फीति दर ज़्यादा है
मुद्रास्फीति जितनी ज़्यादा होगी उस देश में महंगाई उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा मुद्रास्फीति को थोड़ा सा आप समझते रहिए। इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रास्फीति। तो जितनी ज़्यादा मतलब मुद्रास्फीति होगी यानी मुद्रा की कीमत ज़्यादा होना, उतनी ही ज़्यादा महंगाई उस देश में होगी। तो ये कम है इनकी तुलना में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर मतलब जो कंट्रोल है वो विश्व वाले विकसित देशों वाले के आंकड़े से अच्छा है। तो 83 का यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। 84 देखिए इसके बाद 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई। 1987 विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देश, विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देश 1987 यहाँ पर कितना है 16 इसका हो गया। 1987 वाला में आंकड़ा देखना है और इनका कितना है 36.2 है। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कितने मतलब मुद्रास्फीति की दर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो डिफरेंस कितना है दोनों का 20.2 और आपसे पूछा गया है वृद्धि प्रतिशत 16 यहाँ पे नीचे हो जाएगा और यहाँ पे आप कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, कितना मिल जाएगा आपको लगभग यहाँ पर 126 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 84 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। 85 देखिए इसके बाद 1975 और 1987 की तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। यूएसए, यूके और तीसरी दुनिया, तो ये आप ऐड करिए एक साथ 75 वाले और 87 वाले आप ऐड करिए एक साथ और उसके बाद जो है दोनों का आप अनुपात ले लीजिए। समझ में आया आप सभी को। 75 वाले जो है इन तीनों के एक साथ ऐड कर लीजिए, 87 वाले तीनों के एक साथ ऐड कर लीजिए, फिर जो मिलता है दोनों ऐड करने के बाद उन दोनों का अनुपात। तो 85 का राइट आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको सी। करके देख लीजिएगा आप सभी क्वेश्चन जो पूरा मैंने नहीं किया उसको आप करके देख लीजिएगा। 86 से 90 देखिए यहाँ पर ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये यहाँ पर जो है मासिक व्यय है और ये जो है टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब किस प्रकार का खर्च है। एम्प्लॉयज सैलरी, रिफ्रेशमेंट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और विविध मिसकेलेनियस। थोड़ा सा ये जो मिलाना होता है यही दिक्कत होती है, बिल्कुल ये सही होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में आपको सही मिलेगा। तो विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई। विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई। यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे दिया हुआ है, टोटल खर्च यहाँ पर कहीं पर देना होना चाहिए था, टोटल खर्च। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है लेकिन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 135। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। और ये मिसकेलेनियस का पूछा है, विविध का पूछा है। तो यहाँ पर ये ग्राफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा अगर आप समझ पाए तो ये 15 होगा लगभग विविध वाला। तो विविध पर कितना खर्च है प्रतिशत में पूछा है, तो टोटल हो गया हमारा 135 और 15 को निकालना है कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 11 सही 1/9%। बस क्वेश्चन आप समझ जाइए अच्छे से क्वेश्चन करना कैसे है। 87 देखिए जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ। जलपान कहाँ पर है, ये जो है रिफ्रेशमेंट वाला है। तो रिफ्रेशमेंट पर 10 और टोटल कितना है 135। तो 135 नीचे रखिए आप, 10 ऊपर करिए और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। 87 का राइट आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2/27 आएगा। 88 देखिए कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है। अच्छा ये जो 135 मिला है कैसे मिला है, 135 135 कैसे मिला है, ये कितना हो गया आपका एम्प्लॉय सैलरी, फिर इसको सभी को जोड़ दीजिए वो टोटल हो जाएगा। उस टोटल में से कहीं पर पूछा है कि विविध में कितना खर्च हुआ है कितना प्रतिशत, उसको निकाल दीजिए आप। या फिर जलपान पर कितना भाग खर्च हुआ है तो उसको निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 135 आएगा। 89 देखिए मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है। परिवहन और कर्मचारियों का वेतन, परिवहन हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट और ये हो गया हमारा कर्मचारियों का वेतन।
एक हमारा है 20, ये 20 हो गया आपका, और ये आपका है 80। तो कितने का अनुपात मिल गया? 20 और 80 का। एक संबंधित 4। पहले परिवहन प्रश्न में है, उसके बाद है कर्मचारियों का वेतन। तो पहले आएगा परिवहन 20:4, 20:80 मतलब 1:4। फिर यहाँ पर क्या है, यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है। तो टोटल राशि कितनी खर्च हो रही है सब मिला करके 135, और यातायात पर कितना खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पर 20। तो 20 कर दीजिए ऊपर, यहाँ पे 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये आपका आ जाएगा 4/27 भाग। ठीक है, करके देख लीजिएगा पूरा, आपको आंसर इतना मिलना चाहिए। इसके बाद है तालिका। ध्यान से देखिए, तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। ये 3 वर्ष हो गए, और ये कॉलेज है ABCDE। प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, और ये जो है उत्तीर्ण संख्या दिया गया है हर वर्ष और हर अलग अलग कॉलेज का। 91 देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा। तो 4 ऑप्शन है ABEF, तो आपको इन्हीं 4 का देखना है, तो औसत देखना है। तो ए का जो है क्या करेंगे, तीनों ऐड करके 3 से डिवाइड करिए, बी का भी तीनों ऐड करके 3 से डिवाइड करिए, ई का भी तीनों ऐड करके 3 से डिवाइड करिए, और यहाँ पर यफ तो है नहीं, यफ यहाँ पर कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो औसत जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपको राइट आंसर मिलेगा बी का जो है सबसे कम 70 मिलेगा। ए का मिलेगा आपको 71.33, और इसको आप डी कर लीजिए, एफ वाला। डी का मिलेगा 95, और सी का मिलेगा 86.66। ठीक है, औसत तो आप सभी निकालना जानते हैं, बस क्वेश्चन आप समझ लीजिए अच्छे से। पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग कितना है। 2017 में पिछले वर्ष यानी 2016 की तुलना में बी, तो 68 से 77 हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ है, 9 वृद्धि हुआ है। वृद्धि प्रतिशत पूछा है तो किसके सापेक्ष, 68 के सापेक्ष। 68 नीचे कर दीजिए, यहाँ पे 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपको लगभग मिल जाएगा 13.23%। 13.23%। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 93, वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात। 2015 में कॉलेज ई 2015 में उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 72 हुए हैं, और टोटल जो है 200 बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। यहाँ पर 100 होना चाहिए था। ठीक है, तो 72 हो गए उत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 28 होंगे। तो ये आ जाएगा 18, और 9 18 72, और 4 18 72, और 4 7 28, 18:7। ये वाला बी हो जाएगा राइट आंसर। 94 देखिए, इसके बाद यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है, तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्ण संख्या में क्या होगा। कॉलेज सी, सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों वर्षों में सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थियों का उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालेंगे, मतलब ये जोड़ लेंगे सभी का। ठीक है, और ये टोटल कर लेंगे। फिर ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। यही दिक्कत है, ग्राफ तालिका के प्रश्न बहुत आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा करना बहुत लंबा होता है। फिर सी का पूछा है केवल, तो सी वाला जो आपने टोटल ऐड किया था ये आया था आपका 260। ठीक है, तो 1189 इसको हम 360 के बराबर मान के चलेंगे, मतलब 1189 को नीचे कर दीजिए आप यहाँ पर, और 260 के लिए कितना त्रिज्यखंड होगा, यहाँ पे आप 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 79 डिग्री। मतलब टोटल उत्तीर्ण में केवल सी के उत्तीर्ण वो कितना होगा, 360 डिग्री पर निकालना है, पाई चार्ट पे निकालना है।
एक क्वेश्चन और है इसमें 95। वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। 16 का सी 17 का ए, 16 का सी और 17 का ए अनुपात पूछा है। 88 और 74 का अनुपात पूछा है आपसे। कितना हो जाएगा 44, 2 से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे 37 दूना 74, ये हो जाएगा राइट आंसर। 44 37 और 96 से 100 यहाँ पर तालिका। नीचे दी गई तालिका में एक गांव में वो वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। वर्ष हो गया यहाँ पर और ये शिक्षित लोग, कुल जनसंख्या में कितने शिक्षित लोग हैं। वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। टोटल जनसंख्या 3072। नीचे करिए इसको, कितने प्रतिशत शिक्षित लोग हैं तो 814 हो गया यहाँ पर और यहाँ पे 100 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, आपका आंसर मिल जाएगा 26.449%। ठीक है। वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2011 में जनसंख्या 3042 और 2012 में 3072, कितनी वृद्धि हो रही है जनसंख्या में पूछा है। दोनों का डिफरेंस कितना है 40 30 70 42, मतलब 30 हो गया यहाँ पे अंतर। और 3042 के सापेक्ष में देखेंगे कितने प्रतिशत वृद्धि, लगभग यहाँ पर 1%। ऊपर आ जाएगा आपका 3000, नीचे 3042, तो 1 बहुत माइनर में आएगा तो इसको आप 1% मान के चल सकते हैं, बल्कि 1 से कम आएगा 0.98%, तो इसको आप 1% मान के चल सकते हैं। ए 98 देखिए, वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 14 से 15 शिक्षित लोगों की संख्या में 1250 से 1380 हो गया, तो 130 की वृद्धि हुई है। किसके सापेक्ष देखेंगे 1250 के सापेक्ष देखेंगे और यहाँ पे 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। बस कैलकुलेशन है, क्वेश्चन तो बताना बहुत आसान है, ऐसे करना है, लेकिन कैलकुलेशन जब करना हो तो समझ में आए फिर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10.4%। आप करके देख लीजिएगा 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है। 11 से लेकर के 16 तक सबको जोड़ करके 1 2 3 4 6 से डिवाइड कर देंगे, ये सबको जोड़ देंगे, केवल शिक्षित का औसत पूछा है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 2015 की तुलना में 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई। 15 से 14 में, 15 से 14 में, 15 से 14 मतलब उल्टा वापस आ जाइए। तो दोनों का डिफरेंस पहले देख लीजिए आप। एक 130 और आपको जाना है 1380 से 1250, मतलब कमी यहाँ पर हो रही है, तो 1380 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, यहाँ पर 100 कर लीजिए और इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9.42%। कितने प्रतिशत कमी हुई 9.42%, डी वाला। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन, सभी ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक वाले हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेट अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस 1 तो कंप्लीट हो गया, पहला यहाँ पर मॉडल पेपर आप सभी के लिए। और अब आप बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आपके प्रश्न सही हो गए, बिल्कुल ईमानदारी से। और वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, सभी क्वेश्चन आपने किया होगा, और जो प्रश्न हमने पूरा कंप्लीट कैलकुलेट नहीं किया उसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा पूरा क्वेश्चन। और इसको आप अपने रिवीजन पर्पज़ से, अपने कितने तैयारी आपकी हुई है प्रैक्टिस या मॉडल पेपर सैम्पल पेपर की तरह आप देखिएगा। इसी तरह से आपको 14 प्रैक्टिस सेट आपको और प्रोवाइड कराएंगे हम, और डेली आपको मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास अब समय कितना रह गया, केवल 15 दिन का समय ही बचा है आज को लेते हुए। अगर 15 को एग्ज़ाम हुआ तो फिर उस दिन या एक दिन पहले आपको 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देंगे 14 अक्टूबर को, ताकि आपका ये 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी आपको कमी लगे प्लीज़ आप बता दीजिएगा, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखें, और आप लोग कमेंट करके अपने सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसा आपको ये प्रैक्टिस सेट लगा। और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी उम्मीद करते हैं, और आप सभी एक अच्छा स्कोर करें, हमारी यही शुभकामना है। तो मिलते हैं फिर प्रैक्टिस सेट 2 में। धन्यवाद।